नमस्कार। टोटल हेल्थ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संजीव उपाध्याय। नमस्कार, स्वागत है आपका टोटल हेल्थ में। मैं हूं किरण भारद्वाज। मिर्जा गालिब का एक बड़ा खूबसूरत शेर है। वो शेर हालांकि किसी और संदर्भ में है, लेकिन आज के कार्यक्रम के संदर्भ में भी हम इसे इस्तेमाल कर रहे हैं। मिर्जा गालिब ने कहा है कि हुई मुद्दत के गालिब मर गया पर याद आता है वो हर एक बात पे कहना कि यूं होता तो क्या होता। दरअसल हमने ये देखा है कि जब भी मौसम बदलता है, गर्मी से सर्दी आए, सर्दी ही रहे या सर्दी से गर्मी की तरफ जब हम बढ़ते हैं, तो अक्सर लोगों को नाक, कान और गले की कुछ ना कुछ समस्याएं होने लगती हैं। बहुत से लोग ऐसे में किसी के बताए हुए नुस्खे पर चलने लगते हैं। आप किसी से ज़रा सा जिक्र करिए कि मेरे गले में खराश है या ये प्रॉब्लम है, आपको इतने नुस्खे सुनने को मिल जाएंगे कि फिर आपको लगता है इसमें से कुछ तो ट्राई कर ही लें। उसके बाद होता यह है, कुछ लोगों को फ़ायदा भी हो जाता है। लेकिन ये बात आंकड़ों से स्पष्ट हो चुकी है और हम सब जानते हैं कि डॉक्टर्स के पास जाने वाले ज़्यादातर मरीजों में वो होते हैं जिन्हें नाक, कान या गले की समस्याएं सबसे ज़्यादा होती हैं। नाक, कान, गले की समस्याएं किसको ज़्यादा होती हैं? और ख़ासकर अगर बात करें सर्दी की, आती हुई सर्दी या जाती हुई सर्दी या कड़ाके की सर्दी, ये परेशानियां क्यों होती हैं? और कुछ लोग इन परेशानियों के साथ लगातार रहते हैं और वो ये समझते हैं कि शायद अब इसका कुछ नहीं किया जा सकता। लेकिन बहुत कुछ किया जा सकता है अगर हम जाने विशेषज्ञों से और समझने की ये कोशिश करें कि नाक, कान, गले की वो कौन सी समस्याएं हैं जिनमें हमें कुछ खास बातों का बहुत ध्यान रखना है। और ख़ास तौर पर ये बात भी जानने की है कि जब भी ईएनटी प्रॉब्लम होती है तो कब विशेषज्ञ के पास जाना है, कौन से ऐसे लक्षण हैं जिन्हें बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना है। ख़ास तौर पर अगर बात की जाए छोटे बच्चों की, तो क्या कुछ खतरा हो सकता है अगर उनके लक्षणों को न पहचाना जाए या फिर उनमें कुछ लापरवाही की जाए। और ख़ास तौर पर बहुत से ऐसे घरेलू नुस्खे या फिर दूसरों की बातें सुनकर कोई भी विकल्प अपनाना क्या गंभीरता को बढ़ा सकता है, और ख़ास तौर पर कोई भी ईएनटी प्रॉब्लम कब एक इमरजेंसी में तब्दील हो सकती है। बहुत सी बातें हैं जानने के लिए। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले ये समझते हैं कि किस तरह से मौसम का प्रभाव होता है हमारे नाक, कान और गले पर, और कैसे बढ़ती हैं ईएनटी प्रॉब्लम्स इस मौसम में। ईएनटी प्रॉब्लम्स यानी नाक, कान और गले की समस्याएं किसी भी व्यक्ति में होने वाली सबसे आम समस्या है। दरअसल हमारे शरीर की संरचना इस प्रकार की है जिसमें कान, नाक और गला आपस में अंदर से जुड़े होते हैं। यदि हमारे कान या नाक में किसी भी प्रकार की परेशानी या समस्या हो तो इसका सीधा असर गले पर पड़ता है। कान में दर्द के कई कारण हो सकते हैं। कान में मैल होना, किसी प्रकार का द्रव या फंगल इन्फेक्शन या फिर कोई दाना। इसके अलावा किसी दुर्घटना की वजह से भी कान में दर्द हो सकता है। बहरापन भी कान का एक प्रमुख रोग है। कान से संबंधित बीमारियां अधिकतर बच्चों या अधिक उम्र के लोगों में देखने को मिलती है। गले में किसी प्रकार का संक्रमण, धूम्रपान, जोर या दबाव पड़ने पर आवाज प्रभावित हो सकती है। इसके अतिरिक्त टॉन्सिल्स में संक्रमण होने पर भी समस्या उत्पन्न हो सकती है। नाक हमारे श्वसन तंत्र का मुख्य भाग है। नाक में किसी प्रकार की एलर्जी या साइनस इन्फेक्शन होने पर श्वसन प्रक्रिया में समस्या हो सकती है। आमतौर पर हम कान, नाक या गले की समस्या होने पर उसे गंभीरता से नहीं लेते और समस्या बढ़ जाती है। ऐसा ना हो, इसके लिए जरूरी है समस्या के कोई भी लक्षण आने पर ईएनटी स्पेशलिस्ट के पास अवश्य जाएं। टोटल हेल्थ, डीडी न्यूज। दूसरी तरफ ये बात भी सच है कि हम में से कुछ ज़्यादा संवेदनशील होते हैं। सर्दी का मौसम आते ही कुछ लोगों को ये परेशानी, ये समस्याएं कुछ ज़्यादा होती हैं। कुछ हमेशा ये कहते हैं कि मुझे तो एलर्जी रहती है इस मौसम के आते ही। बहुत से लोग ये पूछते हैं कि हम सर्दी के दिनों में ठंडा पानी पिएं कि न पिएं, आइसक्रीम खाएं कि न खाएं, ठंडी हवा से कैसे बचें, वगैरह वगैरह। तो क्यों ना विशेषज्ञों से समझने की कोशिश करें कि नाक, कान, गले की कौन सी समस्याएं हैं जिनसे बचें, तो कैसे बचें, और अगर हो जाएं तो क्या ध्यान रखें। इस विषय पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है विशेषज्ञों का खास पैनल। तो आइए सबसे पहले उनका परिचय आपसे करा दें। हमारे साथ हैं डॉक्टर सुनील कुमार, आप प्रोफेसर हैं ईएनटी डिपार्टमेंट फ्रॉम लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज। डॉक्टर रवि मेहर, नमस्कार, प्रोफेसर ईएनटी फ्रॉम मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज।
डॉक्टर हरीश तनेजा, हेलो। आप डायरेक्टर प्रोफेसर ENT UCMS and GTB Hospital, and Dr. S.C. Sharma, Professor and Head Department of ENT, All India Institute of Medical Sciences. आप सभी का स्वागत है स्टूडियो में। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर शर्मा, आप ही से हम ये समझने की कोशिश करें, सर्दी के मौसम की जब बात आती है, सर्दी आ रही हो, जा रही हो या बहुत सर्दी हो, इसका असर हमारे नाक, कान और गले पर किस तरह से पड़ता है और कितना? हाँ, ये बहुत ही अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि आपने सुना भी होगा, घरों में कहते थे चढ़ती उतरती ठंड के टाइम आपको ज़्यादा सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि आपको इन्फेक्शन हो सकते हैं। एक तो क्या होता है, उस समय हम असावधान होते हैं तो हमारा एक्सपोजर बढ़ जाता है। जब ज़्यादा ठंड है तो हम खूब कपड़े पहन के निकलते हैं, खाने पीने में सावधानी रखते हैं। जब ठंड कम हो रही हो, ज़्यादा हो रही हो, तो उस समय हम थोड़े केयरलेस हो जाते हैं, और उस सावधानी से हमारे शरीर की जो रोग बाधक क्षमता है वो कम हो जाती है। साथ ही उस समय जब टेम्परेचर बहुत कम नहीं हो तो वायरस वगैरह बहुत ज़्यादा होते हैं, तो एक उनके लिए आइडियल होता है ग्रोथ के लिए, तो वो आप इमीडिएटली कांटेक्ट कर लेते हैं। इन्फेक्शन आपके गले में, नाक में या जहाँ से भी एंट्री पाते हैं वो वहीं अपना घर बना लेते हैं। और उस समय अगर तुरंत उसका कोई उपचार कर लिया जाए प्रारंभिक अवस्था में, तो फिर वो पूरी बीमारी डेवलप नहीं होती। जैसे जुकाम लगा और आपने उसी समय गर्म पानी की भाप ले ली, 2-4 दिन गरारे कर लिए, तो हो सकता है आपको एंटीबायोटिक की जो साइड इफ़ेक्ट है उनसे छुटकारा मिल जाए, वो आप बच जाए। जी डॉक्टर सुनील, आपसे समझना चाहेंगे कि जब भी समस्याएं छोटे बच्चों की अगर बात करें, ये कहा जाता है क्योंकि उनकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं है तो शायद ख़तरा ज़्यादा होगा, लेकिन अगर छोटे बच्चे में इस तरह की कोई भी समस्या होती है, मान लीजिए सर्दी से रिलेटेड समस्या की खास तौर पर बात करते हैं, तो उसके अंदर जो सिवियरिटी होना है, या आमतौर पर जैसे हमारी सोसाइटी में देखा जाता है कि अगर ये छोटी सी समस्या है तो डॉक्टर के पास क्यों जाना है, खुद ही कोई विकल्प अपना लीजिए और समस्या ठीक हो जाएगी। तो इस तरह के जो तरीके हैं, क्या कुछ खतरे को बढ़ा सकते हैं? डेफिनेटली ये खतरे को बढ़ा सकते हैं। आप जब भी बच्चा को ऐसी अवस्था में आता है तो आप सबसे पहले तो देखें कि ज़्यादा हाई ग्रेड फीवर तो नहीं है, नाक से कुछ डिस्चार्ज तो नहीं आ रहा, स्पेशली यदि वो पुरुलेंट है, उसका कलर चेंज है, या बच्चे को सांस में कोई रुकावट हो रही है या कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं यही सलाह दूंगा कि किसी डॉक्टर को दिखाया जाए। जी डॉक्टर तनेजा, सर्दी का जब भी मौसम आता है तो बात नाक और गले की तो अक्सर होती है, लेकिन कान कहीं पीछे छूट जाता है। हम सबको भी, जिनको जानकारी ज़रा कम रहती है, तब ये रहता है कि भाई ये क्या बात है कि नाक, कान और गले का एक ही डॉक्टर, एक ही विशेषज्ञ होता है, तो ये कान किस तरह से इस मौसम में प्रभावित होता है? क्या उसका भी कोई रिश्ता रहता है? क्या कान की ज़्यादा परेशानियाँ होंगी सर्दियों में? यह बिल्कुल, कान की जो समस्याएं हैं इस मौसम में बढ़ जाती हैं। उसका वजह ये है कि नाक, कान, गला आपस में एक दूसरे से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, और कान का जो जुड़ाव है, एक छोटी सी ट्यूब होती है जो गले से जुड़ती है, इसको हम यूस्टेशियन ट्यूब कहते हैं। खासकर बच्चों में जो कि पीछे जो एडिनॉइड्स होते हैं वो बड़े होते हैं, उनके बड़े होने की वजह से उस ट्यूब की जो है समस्या ज़्यादा होती है, उसकी समस्या की वजह से इन्फेक्शन होने का खतरा ज़्यादा होता है और उनको सुनने में और दर्द की समस्या आती है। जी डॉक्टर मेहर, जब भी इस तरह की कोई समस्या होती है, उसमें आम तौर पर कब ये तय किया जाए कि अभी समस्या हो रही है तो डॉक्टर के पास जाना है, या फिर अभी घर पर ही मैनेज हो सकती है? क्योंकि जब तक समस्या बढ़ नहीं जाती, खास तौर पर अगर जुकाम हुआ तो लगता है कि कोई भी दवा ले लो, क्या आप इसको सही मानते हैं? नहीं, ज़्यादातर जो जुकाम होता है पहले शुरुआत में वो वायरल इन्फेक्शन होता है, तो वायरल इन्फेक्शंस के अंदर हमें कोई एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं होती है, और हम उसमें थोड़ा बहुत गर्म, अपने को गर्म रखें, कपड़े पहने और गर्म पानी से भाप ले सकते हैं, और अगर बुखार आ रहा है तो हम पैरास्टामोल की गोली ले सकते हैं। पर अगर वो इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़ गया है और नाक से डिस्चार्ज आ रहा है, या वो येलो कलर का डिस्चार्ज आ रहा है, या कान में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है बच्चे के, या बच्चा कान बार बार खींच रहा है, तो ऐसे में डॉक्टर के पास ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि वो इन्फेक्शन गले से नाक से और गले से कान तक पहुंच गया है, और कान में इन्फेक्शन होने के वजह से पर्दे में भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो पर्दा फट सकता है, पर्दे से मवाद आ सकती है। ऐसी स्थिति में डॉक्टर के पास जरूर जाना चाहिए। लक्षण कान में तेज दर्द होगा? हाँ, लक्षण जो होते हैं, जो बच्चे जनरली, छोटे बच्चे तो नहीं बता पाते, तो जनरली बच्चे अपने कान को बहुत तेज खींचते हैं या बहुत ज़्यादा रोते हैं,
और किसी चीज़ से उनको आराम नहीं मिलता, तो ऐसे स्थिति में डेफिनेटली एक नाक कान गले विशेषज्ञ के पास जाना चाहिए, ताकि वो कान के पर्दे को देख के बता सके कि इन्फेक्शन कान में तो नहीं है। जी, हमारे दर्शक हैं, हमें ईमेल्स आने शुरू हो गए हमारे दर्शकों के। कोंकर हैं बेंगलोर से। डॉक्टर सुनील ढांडा, हम चाहेंगे आप इस सवाल का जवाब दें। इन्होंने लिखा है कि इनका 15 वर्ष पहले टॉन्सिलाइटिस के लिए ऑपरेशन हुआ था, टॉन्सिल्स का ऑपरेशन हुआ था इनका, और इन्होंने ये लिखा है कि मुझे पता नहीं क्यों हुआ था, शायद इनको जानकारी नहीं है, याद नहीं है इनको। लेकिन अब ये कहते हैं कि अब मुझे ये पता चला है कि टॉन्सिल्स दरअसल रक्षा द्वार होते हैं हमारे गले में, जो कि किसी भी तरह के इन्फेक्शन संक्रमण से लड़ने के लिए होते हैं। अब तो मेरे पास तो है नहीं, तो मुझे क्या करना चाहिए खासकर इस मौसम में? नहीं, टॉन्सिल का ऑपरेशन इनका हो चुका है जी। जनरली टॉन्सिल का एक बार ऑपरेशन हो तो दोबारा वो बढ़ते नहीं हैं, उसकी दोबारा ऑपरेशन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। हो सकता है कि इनको टॉन्सिल्स अब ना हो रहे हों, फेरिंग्स में कुछ प्रॉब्लम हो, और उस फेरिंग्स में बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, तो हो सकता है कि हमारे साइनसेस से कुछ इन्फेक्शन जो है पीछे चले जाता है, वो उनको बार बार हो रहा है। तो वो मैं तो ऐसे तमाम लोग जिनके टॉन्सिल्स का ऑपरेशन हो गया जी, है, उनको क्या एहतियात बरतने की ज़रूरत है? एहतियात तो वो सिंपल ही है कि ठंड, जब भी मौसम चेंज हो रहा है उस समय ठंड से बचें, कपड़े पहन के रखें। क्या हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जिनके टॉन्सिल्स का ऑपरेशन हो गया उन्हें ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत होती है? ऐसा तो मैं नहीं कहूँगा मैं, लेकिन एहतियात बरतने की आवश्यकता है। जी डॉक्टर शर्मा, एलर्जिक राइनाइटिस एक कंडीशन जो है वो काफ़ी लोगों में देखी जाती है, क्या कंडीशन है और किस तरह के लक्षण इसमें आएंगे? एलर्जी होती है, डस्ट से हो सकती है, घर के अंदर कई लोग अगरबत्ती जलाते हैं, प्लांट्स लगाते हैं, उससे हो सकती है। फंगस हो, जैसे डैम्प, बारिश के बाद में या बारिश के दिनों में फंगस ग्रो कर गई, उसके स्पोर से हो सकती है। बाहर ग्रास के पोलन से हो सकती है, या पेड़ों पे फूल वगैरह ज़्यादा हैं उससे हो सकती है। तो ये दो तरह की होती है। एक तो कि जो पोलन्स साल भर रहते हैं तो उसको बोलते हैं पेरिनियल एलर्जी, सारे साल चलती रहती है उनको। दूसरी होती है सीजनल, जब पोलन्स वगैरह ज़्यादा हुए उसी समय उनको सिम्टम्स होते हैं। तो जैसे ये फरवरी मार्च से लेके अप्रैल मई तक, या अगस्त सितंबर में जब फ्लावर्स ज़्यादा होते हैं, पोलन्स होते हैं, उस समय ज़्यादा होती है। इसके अंदर सिम्टम्स तो जो होते हैं, एक तो छींक आना, और नाक में और आँख के चारों तरफ खुजली, इरिटेशन होना, और कई बार स्किन में लाल डिस्कलरेशन भी हो जाता है इन्फ्लामेशन से। नाक से पानी आना शुरू हो जाता है, आँखों से भी पानी आना ज़्यादा शुरू हो जाता है। कुछ लोगों में जो एलर्जी, जिसको हम राइनोब्रोंकियल एलर्जी बोलते हैं, मतलब ये नाक से और जो फेफड़ों के अंदर जो लाइनिंग है वो सारी उस एलर्जी से व्याप्त है। डॉक्टर शर्मा, वो लोग जिनको अस्थमा है, क्या उन पर भी इस एलर्जी का ज़्यादा प्रभाव, या वो ज़्यादा सेंसिटिव? हाँ, मैं यही बताने आपको जा रहा हूँ कि जिनको राइनोब्रोंकियल एलर्जी होती है तो उनके अंदर ये जो नाक के सिम्टम है उसके साथ में दमे जैसी शिकायत भी रहनी शुरू हो जाती है। वीजिंग साउंड आ सकती है, बार बार खांसी आ सकती है जो ठीक नहीं होती, सूखी खांसी, रात को उनको सोने में तकलीफ़ हो सकती है। ये सब एलर्जी के सिम्टम होते हैं। पर हर चीज़ को एलर्जी के सिम्टम्स कुछ हों, एलर्जी पे ही हम ब्लेम करें और आगे जांच ना करवाएं, अगर वो ठीक नहीं हो रही एलर्जी के ट्रीटमेंट से, तो वो कई बार नुकसानदेह हो सकती है। एक बीमारी जो छोटे दरमियान रह सकती है वो फिर क्रोनिक हो जाती है। ये सावधानी हमें बरतनी चाहिए। जी, हमारे पास हमारे बहुत दर्शकों के ईमेल्स आ रहे हैं। ज़्यादातर दर्शकों को समस्या ये है, वो ये जानना चाह रहे हैं कि गले में हमेशा उनको ऐसा लगता रहता है जैसे कुछ फंसा हुआ है, तो गला अपना साफ करते रहते हैं। ये समस्या लक्ष्मण सिंह ने लिखी, और भी कई दर्शकों ने, उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अहमदाबाद से MK राय साहब हैं। MK राय जी, आपका बहुत स्वागत। क्या जानना चाहते हैं आप? हाँ, नमस्कार जी। नमस्कार। मैं आपका प्रोग्राम रेगुलरली देखते रहता हूँ, मैं और मेरे परिवार के सभी लोग। बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत थैंक्स। इतना नॉलेजेबल लोगों से इतना सहज उपाय से बताया जाता है, उसके लिए आभारी हूँ। आपका बहुत धन्यवाद जी। क्या जानना चाहते हैं आप? हाँ सर, ये मेरी मिसेस है, अराउंड 43 ईयर्स ओल्ड जी। इनका इस साल से हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा छींकना शुरू हो गया है। बहुत छींकते हैं सुबह के समय में, ये विंटर मौसम में जी। तो इसके लिए एलर्जी के गोली लेने से ठीक हो जाता है। अदरवाइज 30-35 स्नीजिंग कंटिन्यूअस चालू रहता है सुबह के वक्त। तो माय क्वेश्चन इज, ये क्या कोई मेडिसिन ज़्यादा मतलब डेप्थ में दिखाना चाहिए कि इट विल गो अवे अलोंग विथ विंटर, या तो जैसे विंटर में खिड़कियाँ दरवाज़ा बंद रहता है तो उसके चलते ये अंदर का जो एलर्जन वो ये चीज़ को एग्रावेट करता है?
ठीक है। और दूसरी चीज़ ये छींक का आपने कोई समय नोटिस किया है, सुबह ज़्यादा या शाम को या किसी वक्त? जी, ये सुबह में ही ज़्यादा होता है। सुबह में ज़्यादा होता है। डॉक्टर तनेजा, आपने इनका सवाल सुना? मैं ये चीज़ और जानना चाहूँगा, कोई ऐसी खास चीज़ है जिससे ये बढ़ती हो? राय साहब, आप टेलीफोन लाइन पर हैं अभी? जी जी, मैं टेलीफोन लाइन पर। जी, डॉक्टर तनेजा आपसे कुछ पूछ रहे हैं। वो ये पूछ रहे हैं कि क्या कोई ऐसा कोई खास समय है जब ये बढ़ती है? कोई खास ऐसी चीज़ है जिसके एक्सपोजर से ये बढ़ती हो? ये हाँ जी, हाँ जी, ये है इनका जनरली मॉर्निंग में ही उठने के बाद ये ज़्यादा होती है, और प्रीवियस नाइट में वो अगर एलर्जी की गोली ले लिया होता तो ये कम रहता है। एलर्जी के साथ कोई क्रोसिन पैरासीटामोल टाइप का कोई चीज़, इस दोनों कॉम्बिनेशन से ये काफ़ी इनको फ़ायदा मिलता है। एलर्जी के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा, एक तो ये जानना ज़रूरी है कि किस चीज़ से बढ़ती है, इसको जानने का आप प्रयास करें। ज़्यादातर लोगों में जो एलर्जी होती है वो डस्ट से काफ़ी कॉमन है हमारे यहाँ, उनसे उनकी छींकें बढ़ जाती हैं। लेकिन इनको तो सुबह सुबह बता रहे हैं, तो सुबह जब ये सोकर उठने पर है तो तब तो शायद झाड़ू वाड़ू सफाई नहीं हो रही होती, तो ये क्या टेम्परेचर वेरिएशन हम ज़्यादा मानेंगे, क्या होगा? एक्चुअली एलर्जिक राइनाइटिस का एक और वैरायटी होती है जिसको हम कहते हैं वैसोमोटर राइनाइटिस। वैसोमोटर राइनाइटिस में जो सिम्टम्स होते हैं वो हमारे बॉडी में सिस्टम होता है सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। इन दो सिस्टम के इम्बैलेंस से होता है। अगर टेम्परेचर वेरिएशन होता है या स्ट्रेस होती है, उसकी वजह से पेशेंट को सिम्टम आना शुरू हो जाते हैं। तो उसमें अगर इस तरह की टैबलेट ले लेते हैं उससे रिलीफ मिल जाता है। लेकिन मैं इनको यही सलाह दूंगा कि ये पता करने की कोशिश करें कि किस चीज़ से ये बढ़ती है, और बेस्ट रेमेडी जो है एलर्जी के केसेस में यह है कि अवॉइडेंस ऑफ एलर्जन जितना संभव हो सके। सारी तरह से तो आप नहीं कर सकते, जैसे डस्ट का एक्सपोजर है आप उससे पूरी तरह नहीं बच सकते, लेकिन जितना आप बच सकते हैं बचें। और जब सिम्टम हो तब ये मेडिकेशन आप यूज़ कर सकते हैं। आजकल स्टेरॉइड्स भी आ गए, अगर सिम्टम ज़्यादा लंबे चलते हैं तो नाक में स्प्रे आप यूज़ कर सकते हैं, उससे आपको आराम मिलेगा। ये समस्या बिल्कुल ख़त्म हो सकती है? एलर्जी का परमानेंट क्योर अभी तक नहीं है। चर्चा को आगे बढ़ाया जाए और अब ये समझने की कोशिश की जाए, डॉक्टर मेहर, जो नाक कान और गले की बात हो रही है, अमूमन वो ऐसी कौन सी समस्याएं हैं जो सबसे ज़्यादा इन दिनों में परेशान करती हैं इस मौसम की वजह से, और ख़ास तौर पर वो समस्याएं जिनके बारे में हम लापरवाह भी हो जाते हैं और जो बाद में बड़ी समस्या बन सकती है? इस मौसम में बेसिकली सर्दी जुकाम जो है सबसे ज़्यादा कॉमन है। वो कॉमन है, सबसे ज़्यादा कॉमन सर्दी जुकाम होता है। और लेकिन उसके बारे में ये कहा जाता है इलाज कराइए तो 1 हफ्ते में ठीक हो जाएगा, ना कराइए तो 7 दिन में ठीक होगा। हाँ, वो इसलिए क्योंकि ये जितनी भी सर्दी जुकाम शुरू में जो होते हैं, यानी दवाई का फ़ायदा कब से कम ही होगा या नहीं होगा? नहीं, इस जितने भी सर्दी जुकाम शुरू में होते हैं वो सिर्फ वायरल इन्फेक्शंस होते हैं। तो वायरल इन्फेक्शंस में हमें दवाई की ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ती अनटिल अनलेस कि मरीज को बुखार बहुत तेज हो रहा है, तो हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दे सकते हैं। एक और बात, जब आपने दवाई की बात कही, अक्सर अभी पिछले दिनों भी हमने देखा अखबारों में भी इस तरह की जानकारी आप जैसे विद्वानों के जरिए ये आई कि हर सर्दी जुकाम में एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत नहीं है। मैं यही बार बार दोहराना चाहूँगा कि अगर आपको सर्दी जुकाम हो गया है तो आपको तुरंत एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं है। आप गर्म कपड़े ढंग से पहनें, गर्म पानी से भाप लें और गर्म चीज़ें लें और थोड़ा रेस्ट करें, उससे वो ठीक हो जाता है। एंटीबायोटिक की ज़रूरत तभी होती है कि जब ये 5-6 दिन से ज़्यादा हो गया है इन्फेक्शन और उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन का हमें पता कैसे चलेगा कि नाक एकदम बंद हो जाए, नाक से परुलेंट यानी पीले कलर का मवाद सा या डिस्चार्ज आने लगे, और सर में दर्द हो, हेडेक हो, और चेहरे पे अगर कई बार सूजन आ जाती है, तब हमें लगता है कि इसमें हमें एंटीबायोटिक की ज़रूरत है। तो सिंपल, ये आप लोग कई बार पूछते हैं बलगम का रंग कैसा है, ज़रा वो उसका हाँ, वो मैं आपको बताता हूँ कि जो बलगम जो नाक के अंदर डिस्चार्ज होता है वो म्यूकस होता है। म्यूकस जो होता है वो जनरली वाइट कलर का या वो पानी जैसा होता है म्यूकस, बट अगर उसमें इन्फेक्शन हो जाएगा तो उसमें पस सेल्स भी आने शुरू हो जाते हैं और जिससे उसका कलर चेंज हो जाता है। वो कलर पीले कलर का या ग्रीनिश कलर का हो सकता है या थोड़ा कलर गंदे कलर का। अच्छा, अगर पीला है या हरा है इसका तो मतलब ये है कि इसमें इन्फेक्शन है और ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और आपको एंटीबायोटिक की ज़रूरत है। तो उससे कम या ज़्यादा का तो कोई अर्थ नहीं है कि पीला है तो ज़रा कम खतरनाक है, हरा है तो ज़्यादा? नहीं, तो हरा अलग अलग बैक्टीरियाज होते हैं जिसकी वजह से कलर थोड़ा चेंज हो सकता है। बट अगर कोई कलर डिस्चार्ज नाक से आ रहा है तो हमें तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए ताकि वो आपको देखकर एंटीबायोटिक स्टार्ट कर सके। तो आज टोटल हेल्थ में हम बात कर रहे हैं नाक कान गले की आम समस्याओं के बारे में।
जो लगती तो कई बार आम है लेकिन बहुत ख़ास बन जाती हैं जब बहुत दिनों तक ठीक नहीं होती। विशेषज्ञों से बहुत कुछ बातें अभी जानना बाकी हैं, ये सब जानेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद टोटल हेल्थ में आपका स्वागत है। कॉमन ईएनटी प्रॉब्लम्स यानी नाक कान गले की समस्याओं के बारे में हम आज बात कर रहे हैं और फिलहाल दिल्ली से हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं गुरप्यार सिंह जी। आपका स्वागत टोटल हेल्थ में, सवाल पूछिए। नमस्कार मैम। जी नमस्कार मैम, हमारे ना गले में खराश रहती है, गला बंद बंद सा रहता है, तो जैसे नमक की गरारे कर लेते हैं तो थोड़ी राहत मिलती है। इसका कोई परमानेंट इलाज है कोई? जी डॉक्टर सुनील, ये बात चर्चा में भी आई कि बहुत सारे लोगों को हमेशा गले में खराश रहती है, क्या कारण है और क्या कोई परमानेंट सॉल्यूशन हो सकता है इसका? गले में खराश के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। पहले तो मैं, यदि ये अभी लाइन पे हैं तो स्मोकिंग तो नहीं करते हैं? क्या आप धूम्रपान करते हैं गुरप्यार सिंह जी? क्या आप फोन लाइन पर हैं हमारे साथ अभी? नहीं मैम, नहीं, कभी कभी ड्रिंक ले लेते हैं, बाकी और कुछ भी नहीं। स्मोकिंग नहीं करते हैं आप? ना, बिल्कुल भी नहीं, कभी जिंदगी में जी। तो जहाँ पे ये रहते हैं क्या वहाँ पे पोल्यूशन कैसा है, क्या ओवर क्राउडिंग तो नहीं है, ये सब चीज़ें हम उनको पूछना चाहेंगे। जी, दिल्ली में ये रहते हैं और दिल्ली में आजकल पोल्यूशन के लेवल सच में ये बिल्कुल सही बात है। डॉक्टर पोल्यूशन की वजह से भी ऐसा अक्सर देखा गया है कि गले में किच जो जिसे हम बोलते हैं वो इरिटेशन रहती है। इसके इलाज के लिए कोई सोल्यूशन तो बताओ ना, कि राहत मिले, कि मतलब करने से थोड़ा आराम रहे। जी नहीं, सोल्यूशन के ऊपर हम आ रहे हैं, हमें देखना पड़ेगा इसका बेसिक कारण क्या है। कहीं हमारे जो साइनसेस होते हैं कहीं पे वहाँ पे इन्फेक्शन तो नहीं है, वो इन्फेक्शन जो है गले के पीछे गिर रहा है, जिसकी वजह से बार बार इनको ये प्रॉब्लम हो रही है। तो मैं तो इनको यही सलाह दूंगा किसी डॉक्टर को दिखाएं और जो अंडरलाइंग कॉज है उसको देखें, फिर हम आपको इनको बता सकते हैं कि इलाज है या नहीं। विशेषज्ञ के पास जाकर एक बार दिखाना बहुत जरूरी है, जिससे कारण पता चल पाए और उसी के अकॉर्डिंग जो है ये तय किया जाएगा कि इलाज कैसे करना है। ये हमारे विशेषज्ञ कह रहे हैं। डॉक्टर तनेजा, चर्चा को आगे बढ़ाएं। ईयर प्रॉब्लम्स की अगर बात करें, बहुत आम है कान में दर्द होना या कान में इन्फेक्शंस, छोटे बच्चों और बड़ों दोनों की ही अगर बात की जाए, क्या कारण हो सकते हैं और किस तरह प्रेजेंट करेगा? कान में इन्फेक्शन का मुख्य कारण है कॉमन कोल्ड होना, और ख़ासकर बच्चों में ये ज़्यादा होता है क्योंकि उनकी इम्यूनिटी थोड़ी लो होती है और सर्दी के मौसम में इसका इंसिडेंस बढ़ जाता है। इसकी वजह से जो, जैसे पहले मैंने बताया, यूस्टेशियन ट्यूब का ब्लॉकेज होता है, उस ब्लॉकेज की वजह से अंदर वैक्यूम क्रिएट हो जाता है क्योंकि एयर एब्जॉर्ब हो जाती है। वो नेगेटिव प्रेशर की वजह से फ्लूइड अंदर कलेक्ट होता है और वो एक इन्फेक्शन के ग्रो करने का बहुत अच्छा मीडिया है जहाँ पे बैक्टीरिया ग्रो करता है, और उसकी ग्रोथ की वजह से कान में पस पड़ता है और काफ़ी तेज़ दर्द होता है। ये दर्द अचानक एकदम से ठीक हो जाता है, लेकिन ये तब होता है तब तक पर कान का पर्दा हमारा फट चुका होता है, पस वहाँ से निकलना शुरू हो जाता है और प्रेशर कम होने की वजह से दर्द में आराम मिल जाता है और मवाद आना शुरू हो जाता है। तो इसके लिए अच्छा यही होगा कि किसी विशेषज्ञ की सलाह लें, उसको कान दिखाएं और उसकी सलाह के हिसाब से ये आगे चले। डॉक्टर तनेजा, बहुत छोटे बच्चे, खास तौर पर ब्रेस्ट फीडिंग बेबीज जो होते हैं, अगर स्तनपान कराया जा रहा है, ठीक से अगर स्तनपान नहीं कराते यानी सही तरीके से नहीं कराते, क्या उससे भी कोई समस्या हो सकती है? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। ये हमारे यहाँ बहुत कॉमन प्रॉब्लम प्रैक्टिस है कि मदर्स जो है अपने बच्चों को फ्लैट बेड पे लिटा के फीड दे देती हैं, और ख़ासकर रात में देखा गया है जब बच्चा रात को रोता है तो उसको रात को लेटे लेटे ही वो अपना फीड करा देती हैं। फीड कराने से ये प्रॉब्लम होती है कि जो मिल्क बच्चे ने लिया है वो रिगर्जिटेट करके, यानी कि दोबारा ऊपर चढ़ के आता है और नेज़ोफेरिंक्स में, नाक के पीछे के हिस्से में इकट्ठा होता है और वहाँ से यूस्टेशियन ट्यूब के थ्रू मिडिल ईयर में जाने का चांस होता है और उसकी वजह से उसमें इन्फेक्शन हो जाता है और बच्चे को कान में दर्द होता है। क्योंकि बच्चा बता नहीं पाता, तो जैसे डॉक्टर मेहर ने बताया, कान खींचता है, खुजलाता है और रेस्टलेस रहता है, रोता रहता है, फीड रिफ्यूज़ करता है, तो ये सब चीज़ें उसमें आती हैं। तो इसलिए मेरी सलाह ये होगी कि जब भी बच्चे को फ़ीड कराएं, उसके सिर को उठा के रख के फ़ीड कराएं ताकि सर उठा रहे और वो नीचे जाए दूध, और जब बच्चा दूध पी ले उसको कंधे पे लेके उसको थपथपा दे ताकि उसको कुछ डकार आ जाए, जो उसके स्टमक में एयर है वो बाहर आ जाए, जिससे कि रिगर्जिटेशन की जो वापस आने की जो प्रॉब्लम है दूध की वो कम हो जाएगी
और ये समस्या उनको कम होगी। जी डॉक्टर शर्मा, नाक कान गले की जो आम समस्याएं हैं, अगर हम इनको ट्रीट ना करें, ये समस्याएं लगातार चलती रहें, तो क्या ये किसी वक्त जाकर किसी तरह की इमरजेंसी में तब्दील हो सकती हैं? और सबसे बड़ी चीज़ ये कि हम डॉक्टर के पास कब जाएं? मैं इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करूंगा। एक तो जिनकी प्रॉब्लम काफ़ी टाइम चलती रही हैं जी, और ख़ास तौर से जिनकी उम्र थोड़ी ज़्यादा हो गई है, तो जो हम कॉमन बीमारी सोचते हैं वो सिम्टम किसी खतरनाक बीमारी के भी हो सकते हैं। तो अगर कुछ हफ्तों में आपको फ़ायदा नहीं हुआ, आपने जनरल प्रैक्टिशनर से दवाई ले ली, अपने फैमिली फिजिशियन से या अपने घर के नुस्खे ट्राई किए, नहीं फ़ायदे हुए, हमको ज़रूर जाके विशेषज्ञों को दिखाइए कि कहीं कोई ऐसी बीमारी तो नहीं है जो बाद में लाइलाज हो जाए। दूसरी बात है, अगर इन्फेक्शन वगैरह है, अगर तुरंत इलाज ले लेते हैं तो वो अर्ली स्टेज में जो लोकलाइज इन्फेक्शन है वो ठीक हो जाता है, मुश्किल नहीं होती। अगर हम वेट करें तो उस इन्फेक्शन से जो कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल कि टॉन्सिल में इन्फेक्शन हुआ तो उससे पेरिटॉन्सिलर एब्सेस और बंद के पेरिटॉन्सिलाइटिस हो सकता है, उससे मुंह का खुलना कम होगा, दर्द बहुत ज़्यादा हो जाएगा, पानी नहीं पी सकेगा, गले में सूजन इतनी बढ़ सकती है कि सांस के रास्ते में रुकावट आ सकती है। ऐसे ही जब साइनस में इन्फेक्शन हो गया, अगर आपने अर्ली स्टेज में जब नाक बंद हुआ और हल्का पानी आने लगा, पानी की भाप वगैरह ली, उससे ठीक नहीं हुआ, डॉक्टर को दिखा के एंटीबायोटिक ले ली तो वो ठीक हो जाएगा। नहीं तो जो एक्यूट साइनसाइटिस है वो क्रोनिक में तब्दील हो सकती है। और अगर किसी के कोई बनावट में नाक के ऊपरी हिस्से में कोई गड़बड़ है, नॉर्मल नहीं है, तो वो इन्फेक्शन दिमाग की तरफ भी जा सकता है। जी कई बार एंटीबायोटिक बिना डायग्नोसिस के हम प्रैक्टिशनर से लेते रहे, थोड़ा फ़ायदा आया तो उससे इन्फेक्शन भले ही कंट्रोल हो गया थोड़ी देर के लिए, बाद में उसको फंगस का इन्फेक्शन आ सकता है। तो मेरा ये है कि अगर बार बार थोड़ा फ़ायदा हुआ फिर वापस बीमारी आ गई तो इसको नज़रअंदाज ना करें, इसकी पूरी जांच करवाएं और प्रॉपर ट्रीटमेंट लें। और जैसे एक बार कहते हैं कि गले में खराश का आना, इसके कारण जैसे डॉक्टर सुनील ने बताया बहुत होते हैं, पर एक कॉमन कारण होता है पेट का तेजाब गले में आना। और इस मौसम में हम क्या करते हैं कि ये हमारे ट्रेडिशन है कि अच्छा गला ख़राब है, चाय की अदरक ले लीजिए, अदरक की चाय पी लीजिए। जी जी, अदरक से ये और बढ़ जाता है क्योंकि ये हमारे पेट में ईसोफेगस और स्टोमक के स्फिंक्टर को रिलैक्स करती है। अदरक एसिड भी ज़्यादा बनता है तो उल्टा उससे ज़्यादा आता है। तो दवाई लेने के बावजूद ये खराश ठीक नहीं हो तो आप देखिए कहीं आप कॉफ़ी का सेवन, कोल्ड ड्रिंक जो होती हैं कोक वगैरह या अदरक का सेवन तो नहीं कर रहे, उनको बंद करिए, फिर दवाई लीजिए, आपको बहुत जल्दी आराम आएगा। अच्छा, ये भी एक चीज़ है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। और इसमें थोड़ी ज़्यादा विस्तार से अगर आप चर्चा करेंगे तो जो हम नुस्खों से अपने आप को तकलीफ दे रहे हैं उसमें कमी हो जाएगी और डॉक्टर्स के पास जाना आपका कम हो वो नुस्खों की बात जो हमने शुरू में कर ली थी, मतलब कहाँ गले की समस्या जो हम गले के आसपास ढूंढ रहे थे वो कई बार पेट की एसिड की समस्या है जो गले तक जाकर परेशान करेगी। एक और बात जो आप लोग अक्सर कहते हैं कि खांसी अगर 2-3 हफ्ते से ज़्यादा चल रही हो, क्योंकि कई लोगों को खांसी की समस्या नहीं जा रही है खांसी, तो टीबी की जांच भी करा लेनी चाहिए। बिल्कुल, ऐसे दिल्ली के अंदर, बाकी जगह तो टीबी का मैं कहूँगा कि पहला नंबर आएगा, पर दिल्ली में पहला नंबर नहीं आएगा। दिल्ली में लंबी खांसी चलने का कारण एक तो पॉल्यूशन है, तो और दूसरा जब इन्फेक्शन हो जाता है और पॉल्यूशन होता है, एक कंडीशन होती है हाइपर रिएक्टिव एयरवे डिजीज़, उसमें एस्थमा जैसे फीचर आते हैं। अगर डॉक्टर ऑस्कल्टेट करेगा तो उसमें रोंकाई वगैरह नहीं होंगी, पर ड्राई खांसी चलती रहेगी। इसको हम डॉक्टर्स कई बार हम कफ वेरिएंट ऑफ एस्थमा भी बोलते हैं। तो इसके लिए फिजिशियन को दिखाइए या नाक कान गले का डॉक्टर ब्रोंकोडायलेटर देगा तभी फ़ायदा होगा, वरना फ़ायदा नहीं होगा चाहे कितनी एंटीबायोटिक आप ले लीजिए। जी इसके अलावा डॉक्टर मेहर आपके पास हम लौटेंगे चर्चा के बारे में, लेकिन उससे पहले दिल्ली से हमारे साथ एक कॉलर है फोन लाइन पर। स्वागत आपका, क्या जानना चाहते हैं? मेरी बिटिया की प्रॉब्लम है, एक तो नॉइज पोल्यूशन, मतलब जैसे ही वो रास्ते में निकलती है नॉइज साउंड की प्रॉब्लम हो, कोई हॉर्न वगैरह बजते हैं या ट्रैफिक ज्यादा होता है तो बहुत मतलब इरिटेशन होती है कानों में, चुभता है जैसे कानों में कोई कुछ डाल रहा है दोनों कानों में। ये 1.5 साल से प्रॉब्लम है और लास्ट 1-1.5 महीने से कान में पेन होना शुरू हो गया जी। तो हमने डॉक्टर से ENT डॉक्टर को दिखलाया था, तो टेस्ट बोले थे इम्पीडेंस एंड PTA जी, ये दोनों टेस्ट तो ठीक निकले, पर वो प्रॉब्लम अभी तक चल रही है। वो बोल रहे थे कि सेल्फ हीलिंग से ठीक होगा जी, पर कोई फर्क नहीं पड़ा जी। कुछ यही समस्या नम्रता की है, जिन्होंने हमें ईमेल भेजा है, और नम्रता सबरवाल वो भी लिख रही हैं साउंड इंटॉलरेंस के बारे में।
डॉक्टर मेहर क्या कहना चाहेंगे? साउंड इंटॉलरेंस जो है वो कई बार साइकोलॉजिकल हो सकता है। अगर इनकी जैसे इन्होंने बताया कि प्योर टू जो इन्होंने जांच कराई है, दोनों जांचें वो बिल्कुल नॉर्मल हैं, तो नॉर्मल कंडीशंस में अगर सुनाई अगर नॉर्मल है तो मेरे को नहीं लगता कि कोई ऐसी दिक्कत होगी, कोई ऐसी मेजर प्रॉब्लम है उनके कान के अंदर। लेकिन उनको समस्या हो रही है और साइकोलॉजिकल अगर इसको मान भी लिया जाए डॉक्टर मेहर, लेकिन जिस व्यक्ति को समस्या हो रही है नहीं टॉलरेट कर पा रहे हैं साउंड को, तो ऐसी स्थिति में टेस्ट तो नॉर्मल आ गए, लेकिन समस्या क्योंकि ख़त्म नहीं हो रही है, तो क्या कुछ और किया जा सकता है? क्या जाँच दोबारा करवाएँ, क्या किसी और डॉक्टर के पास जाएँ, क्या करें? इसके अंदर एक बार दोबारा से इसकी जांच जो है हम करा सकते हैं और उसमें देख सकते हैं कि कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है जी। और जनरली जैसे कान के जो हड्डियां होती हैं, अगर वो उसमें कोई प्रॉब्लम है, वो अगर ठीक से काम नहीं कर रही हैं, तो उन कंडीशंस में ये ऐसा इंटॉलरेंस हो सकता है। जी डॉक्टर मेहर, कान की समस्या की अगर बात करें, एक और समस्या जो बहुत ही आम है वो है कान का मैल या वैक्स होना, जिसमें बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि हमें रोज़ कान की सफाई करनी चाहिए। कुछ लोग साबुन से, पानी से, कुछ लोग तेल डालते हैं। क्या वाकई इसकी ज़रूरत होती है और कौन से वो लोग होंगे जिन्हें वैक्स रिमूव कराने की सचमुच ज़रूरत होती है और समस्या बन सकता है? जो वैक्स जो प्रोडक्शन होता है कान के अंदर, वो एक नॉर्मल फिनोमेना है, एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है। वैक्स कान में बनता है और नॉर्मली वो अपने आप धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके वो बाहर भी निकलता रहता है और हमें वो पता नहीं चलता। अगर वैक्स बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो रहा है कान के अंदर, उस स्थिति में हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। खुद उसको निकालने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, ईयरबड्स नहीं यूज़ करने चाहिए, क्योंकि ईयरबड यूज़ करने से वो मैल और कान के अंदर चला जाता है और उसको निकालना और मुश्किल हो जाता है। जी, और ऐसे में अगर कोई लहसुन के साथ गरम तेल मैं ये एडवाइस करूँगा कि हाँ, कि कान के अंदर कुछ ना डालें। तेल या लहसुन का तेल, ये सब चीज़ें नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि अगर कान के पर्दे में कोई खराबी है या कोई कान के पर्दे में छेद है, तो वो तेल जो है कान के अंदरूनी हिस्से में जला जाएगा, उससे और ज़्यादा नुकसान हो सकता है। उससे सुनाई में दिक्कत हो सकती है और उससे कान के अंदर इन्फेक्शन हो सकता है, फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। इन सब चीज़ों से हमें बचना चाहिए और तेल का इस्तेमाल कान में नहीं करना चाहिए। जी। एक और बात आती है डॉक्टर तनेजा, वो ये कि कान में भी तेल डालते हैं और लोग नाक से भी, और नाक में भी तेल लगाते भी हैं और तेल उससे सुड़कते भी हैं नाक में से, और ये माना जाता है, बहुत से लोगों का ये कहना है कि जो ऐसा नहीं करता वो स्वस्थ नहीं रहेगा। तो मतलब क्या माने हम इसे, विज्ञान क्या कहता है? नहीं, विज्ञान की निगाह में ये तथ्य बिल्कुल सत्य नहीं है। नाक में तेल डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रकृति ने हमको अंदर ऐसा सिस्टम दिया है जो कि नाक के ऊपर एक म्यूकस की लाइनिंग बना के रखता है। वो एक प्रोटेक्टिव लाइनिंग होती है। उसके एडवांटेजेस ये होते हैं कि कोई भी इन्फेक्शन होता है, कोई पार्टिकुलेट मटेरियल होता है, डस्ट होता है, उसको ट्रैप कर लेता है और वो पीछे हमारे गले में जाता है और हमारे स्टमक में चला जाता है। लेकिन अगर आप ऑयल डालते हैं तो आप कहीं ना कहीं इस कोट को डिस्टर्ब करते हैं। इसके डिस्टर्बेंस की वजह से प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकती है, इसलिए मेरी सलाह में नहीं डालना चाहिए। कान के बारे में जैसे डॉक्टर साहब ने पहले ही बताया कि कान में अगर पर्दे में छेद होगा तो वो ज़्यादा नुकसानदेह होगा। अब एक बात और बताइए, आपने तो सबने ये बताया कि ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए कान में, डॉक्टर शर्मा, लेकिन सभी ये जानते हैं कि कान में ज़रा सी भी कोई समस्या हो तो ऐसा हो नहीं सकता कि आप कान में कोई चीज़ न डालें। अगर कान में खुजली हो रही है, कान बंद सा लग रहा है, कान में कोई भी समस्या है, तो क्या करें तब तक, जब तक आप डॉक्टर के पास ना जाएं? कान में अगर कान के पर्दे में छेद नहीं है और अगर आप ये तेल वो तो पता नहीं होगा हमें कि छेद है कि अगर नहीं। आपका कान कभी बहा है बचपन में और सुनाई में कोई कमी है, तो आपके चांसेस हैं कि कान के पर्दे में छेद हो सकता है। पर अगर बिल्कुल हेल्दी रहे हो तो फिर परफोरेशन होने के चांस बहुत कम है। उस स्थिति में अगर आपको मैल दिख रहा है कान के अंदर, कई बार कान को सीधा करके अगर आप देखें तो दिख रहा है, उस स्थिति में अगर आपको इतना दर्द है कि आप डॉक्टर के पास नहीं पहुंच सकते और कुछ डाल रहे हैं, तो तेल के बजाय अगर कुछ पास की दुकान से कान में या आँख में डालने की कोई भी दवाई ले आए, अच्छा, और वो डाल लें, वो सेफ होगी। क्योंकि ये जो हम घर में डालते हैं इसमें हो सकता है इन्फेक्टिव ऑर्गेनिजम्स भी हों जी, तो विल बी इंट्रोड्यूसिंग इन्फेक्शन। तो पास में आजकल तो हर जगह करीब कोई दवाई की दुकान पास में होती है, वहाँ से कान की दवाई नहीं मिले, आँख में डालने के ड्रॉप्स ले लीजिए, वो भी उतनी असर करेगी, वो कान में डाल लीजिए। जी। समस्याओं की बात करें डॉक्टर सुनील,
तो नाक से खून आना एक ऐसी स्थिति है जो आम भी है, और अगर इस मौसम में होता है, सर्दियों में होता है, क्या कारण हो सकते हैं, क्या करना चाहिए? ऐसे मौसम में क्या होता है, कई बार हमारे नाक में से डिस्चार्ज आता है, उसको हम रगड़ते हैं, साफ़ करते हैं, स्पेशली यदि रुमाल है जो रफ़ है तो उसको कई बार वो छोटा सा वो जो वेसल्स होती है वो ब्लीड कर सकती है स्पेशली, और यदि उसको अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है तो एपिसैक्सिस, जिसको हम आम भाषा में नाक से खून आने को बोलते हैं, वो खून आ सकता है। ऐसे में ज़्यादा घबराएं नहीं, सबसे पहले तो नाक को ऐसे इस तरफ से और इस तरफ से उसको बंद करके बैठ जाएं, मिनिमम 5 मिनट के लिए उसको बंद करें, प्रेशर दें। यहाँ हड्डी पे नहीं दबाना है आपको, आपने यहाँ पे दबाना है। मेरे ख्याल से फोकस कर सकते हैं आप, इसको ऐसे दबा दीजिए और इसको ऐसे दबा दीजिए। इसको मिनिमम 5 मिनट के लिए आप करके बैठ जाएं, या और कोई भी पकड़ सकता है। यदि 5 मिनट के बाद में भी ब्लीडिंग नहीं रुकती है तो मैं ये सलाह दूंगा किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर को दिखाएं। क्या और कोई कारण हो सकता है उसकी ब्लीडिंग का, या ऐसे कारण हो सकते हैं जो हमारे नाक के पीछे हैं जिसको हम नहीं देख पा रहे हैं, तो वो स्पेशलिस्ट डॉक्टर को दिखाएं। इससे पहले ये भी देख लें कि कहीं ब्लड प्रेशर तो नहीं है मरीज को जी, और कोई समस्या तो नहीं है, कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर तो नहीं है। सबसे पहले तो यही देखना पड़ेगा, लेकिन एक टेम्पररी इमरजेंसी इलाज तो मैं यही कहूँगा कि उसको आप दबा के बैठ जी। ये तो फर्स्ट एड की बात हो गई, और जो आपने दूसरा पॉइंट कहा हम इसी पर आ रहे थे कि क्या अगर ओल्ड एज में होता है ये, तो क्या कुछ और कारण हो सकते हैं अगर व्यक्ति हाइपरटेंसिव है, या क्या कुछ और कारण जिसको ये मान लिया जाए कि ये नाक से बढ़कर कुछ और ज़्यादा है और तुरंत मेडिकल हेल्प चाहिए होगी? एक तो आपने बुजुर्गों का जिक्र किया, एक तो सबसे पहले हमारे को उनको ब्लड प्रेशर देखना पड़ेगा। कोई ऐसी दवाइयाँ तो नहीं ले रहे हैं जिनकी वजह से उनको ब्लीडिंग हो रही है। जनरली बुजुर्गों में कार्डियक प्रॉब्लम होती है, उनको एस्पिरिन ले रहे होते हैं या और कोई दवाइयाँ ले रहे होते हैं, तो हमारे को ये भी पूछना पड़ेगा कोई ऐसी दवाई तो नहीं ले रहे हैं जिसके कि ब्लीडिंग टेंडेंसी बढ़ती हैं। ये चीज़ें भी हमारे को रूल आउट करनी पड़ेंगी जी। तो आज हम टोटल हेल्थ में बात कर रहे हैं नाक कान गले की समस्याओं के बारे में। विशेषज्ञों से हमने काफ़ी कुछ जाना है, कुछ और जानेंगे, और उसके बाद रैपिड फायर में भी बहुत कुछ जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद टोटल हेल्थ में आपका फिर से स्वागत है। नाक कान और गले की समस्याओं के बारे में आज हम बात कर रहे हैं, और टोटल हेल्थ में ये समय है सेगमेंट हेल्थ पहेली का। एपिसोड 608 में हमने आपसे सवाल किया था, टीबी के बारे में ये सवाल था, और पूछा था 2 हफ्तों से ज़्यादा खांसी, बुखार और खांसी के साथ बलगम में खून आना जैसे लक्षण हो तो क्या करना चाहिए। 3 ऑप्शंस हमने आपको दिए थे, सही जवाब है ऑप्शन बी। अगर ऐसे लक्षण हो तो तुरंत विशेषज्ञ से परामर्श लेना चाहिए। कौन बने हैं इस पहेली के लकी विजेता, ये हम आपको बताएंगे। उससे पहले देखते हैं क्या सवाल है आज की हेल्थ पहेली में। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा लक्षण होने पर तुरंत ईएनटी विशेषज्ञ को दिखाना चाहिए। ऑप्शन ए कान में दर्द, ऑप्शन बी कान बहना, ऑप्शन सी अचानक बहरापन, या फिर ऑप्शन डी ये सभी लक्षण। आप अपने जवाब हमें 2 हफ्तों तक भेज सकते हैं। हमारा पता है टोटल हेल्थ, डीडी न्यूज रूम नंबर 505, टावर बी, दूरदर्शन भवन, मंडी हाउस, कॉपरनिकस मार्ग, न्यू दिल्ली 110001, या ईमेल कर सकते हैं totalhealth@ddnews@gmail.com पर। आप भी हमें इस पहेली का सही जवाब भेजकर हमारे हेल्थ क्विज कॉन्टेस्ट में शामिल हो सकते हैं। और कौन बने हैं एपिसोड 608 के लकी विनर, ये बताने के लिए हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं डॉक्टर शर्मा से, जिनके सामने हमने रख दी हैं सारी करेक्ट एंट्रीज जो आप लोगों से हमें मिली हैं। डॉक्टर शर्मा, इन सभी करेक्ट एंट्रीज में से आज के एक लकी विनर कौन है, आप हमारे व्यूअर्स को बताएं, और उनके शहर का नाम क्या है। ये हैं श्री SG पाठक, शांति कुंज, GMS रोड, इंजीनियर्स एनक्लेव, देहरादून से। शांति पाठक जी को बहुत बधाई। और अब हम शुरू करते हैं रैपिड फायर, यानी छोटे छोटे सवाल और छोटे छोटे जवाब। पहला सवाल डॉक्टर सुनील ढांडा आपको। सर्दी के मौसम में सर्दी जुकाम होना सामान्य बात है, ये कोई समस्या नहीं है? मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ इससे, ये सामान्य बात है और 2-3 दिन में ये ठीक हो जाना चाहिए। जिनकी प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर हो यानी इम्यूनिटी लो हो डॉक्टर मेहर, उनको इसका खतरा ज़्यादा होता है? डेफिनेटली, बिल्कुल। उन लोगों को
ज़्यादा खतरा होता है, जिनकी इम्यूनिटी लो है, और ऐसे में उनको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। डॉक्टर तनेजा, हर जुकाम साइनसाइटिस है? नहीं, ये ज़रूरी नहीं है, कई दफ़ा वो साधारण ज़ुकाम भी हो सकता है। डॉक्टर शर्मा, सर्दी लगने या जुकाम होने का कारण क्या है? अधिक ठंड या फिर कोई वायरस? दोनों। डॉक्टर सुनील जी, सर्दी होने पर एंटीबायोटिक्स देना अच्छा रहता है? नहीं, मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। एंटीबायोटिक की कोई आवश्यकता नहीं है। जनरली जो कॉमन कोल्ड वगैरह होता है वो 4 दिन में ठीक होना चाहिए। यदि उससे ज़्यादा रहता है और यदि उसके नाक में से कोई डिस्चार्ज आता है जिसका कलर अलग है, पीला है या हरा है, तभी हमारे को एंटीबायोटिक की आवश्यकता है, अदरवाइज इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। जी, इस तरह के संक्रमण डॉक्टर मेहर कुछ दिनों में खुद ही ठीक हो जाते हैं, इलाज की ज़रूरत नहीं होती? नहीं, ऐसा नहीं है। जो नॉर्मल जुकाम खांसी है वो 3-4 दिन में ठीक हो सकता है, बट अगर वो उससे ज़्यादा देर तक रहता है तब हमें डेफिनेटली डॉक्टर को दिखाना चाहिए और दवाइयाँ लेनी चाहिए। डॉक्टर तनेजा, अगर किसी का बचपन में टॉन्सिल्स का ऑपरेशन हो जाए तो उसे जीवन भर अपने गले का बहुत ध्यान रखना चाहिए? नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं, क्योंकि टॉन्सिल ये बॉडी गार्ड्स हैं जो कि गले की रक्षा करते हैं। इसकी ज़रूरत बचपन में ज़्यादा होती है क्योंकि इम्यूनिटी लो होती है। बड़े होने पे इम्यूनिटी लेवल नॉर्मल हो जाता है तो उसकी आवश्यकता नहीं रहती, इसलिए कोई ऐसी आवश्यकता ज़रूरत नहीं कि बार बार उसको दिखाएं। डॉक्टर शर्मा, सर्दी जुकाम होने पर घरेलू नुस्खे जैसे काढ़ा पीना, भाप लेना या नाक में तेल डालने में से क्या करना अच्छा होगा? ये सारी चीज़ें मैं नहीं रिकमेंड करूँगा। मैं कहूँगा कि ये नहीं लें, इनसे नुकसान होने के ज़्यादा चांसेस हैं बजाय फ़ायदा होने के। अगर आपको गर्म चीज़ लेने की इच्छा है, गर्म चाय पी लीजिए, सूप ले लीजिए बजाय काढ़ा के, और कान में कुछ नहीं डालिए, डॉक्टर को दिखाइए। कान बहुत प्रेशियस है। जी डॉक्टर सुनील, कान को ठीक रखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि समय समय पर उसकी सफाई करते रहना चाहिए। नहीं, मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। हमारी जो प्रकृति है उसने ऐसे चीज़ें बनाई हुई हैं, जब हम बोलते हैं तो उसमें से जो कुछ उसमें केराटिन होता है या डेड स्किन्स होती है वो अपने आप बाहर निकलती रहती है, और इसमें बार बार दिखाने की आवश्यकता नहीं है। यदि कोई समस्या, सुनने में कभी कमी आती है या दर्द होता है या बहरापन होता है या उसमें डिस्चार्ज है, तभी आप डॉक्टर को दिखाएं, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर मेहर, अगर कान में दर्द है और ख़ास तौर पर अगर वैक्स है तो खुद निकालें या फिर क्या करें उसमें? अगर कान में बहुत ज़्यादा वैक्स है तो उसको खुद निकालने की कोशिश न करें और उसके लिए एक ENT सर्जन को दिखाएं। डॉक्टर तनेजा, शिशु अगर ठीक तरह से उसे स्तनपान न कराया जाए तो कान की समस्या हो सकती है? हाँ, यह एक प्रमुख कारण है जिसकी वजह से बच्चे के कान में दर्द होता है और मवाद आता है। डॉक्टर शर्मा, कान में घंटी की आवाज़ सुनाई देना यानी टिनिटस हो तो क्या करें? ये एज के हिसाब से होता है। ज़्यादा बुजुर्ग हो गए तो उनके इन्वेस्टिगेशन करा के ट्यूमर वगैरह रूल आउट करना चाहिए, और आजकल मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल थोड़ा कम करें, उसकी वजह से भी टिनिटस होता है। डॉक्टर सुनील, सर्दी जुकाम होगा तो साथ में गला खराब होना तो लाजमी है, हमेशा होगा? नहीं, देखो, हमारा नाक से लेके हमारे फेफड़ों तक जो एक लाइनिंग होती है वो एक कंटिन्यूस लाइनिंग होती है। जब भी हमारे को जुकाम होता है तो वो गले में भी वो इन्फेक्शन जाता है, वायरल इन्फेक्शन उनको भी इन्वॉल्व करते हैं। तो जनरली लाजमी तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन अक्सर ये देखा गया है कि जब भी नाक में गला होता है, खराबी होती है, तो हमारे गले में भी खराबी होती है। डॉक्टर मेहर, गला खराब हो तो गर्म पानी नमक के साथ गरारे किया जाए उसका तो बहुत लाभ हो सकता है। हाँ, शुरुआती समय में हम गर्म पानी के गरारे करने से डेफिनेटली फ़ायदा होता है। डॉक्टर तनेजा, लेरिंजाइटिस हो तो हीटर या ब्लोअर में ज़्यादा रहने से क्या कोई नुकसान होगा? हाँ, आज की मॉडर्न लाइफ स्टाइल में ये एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है, क्योंकि सर्दी के मौसम में वैसे ही ह्यूमिडिटी लो होती है और उसके बावजूद आप कमरे में ब्लोअर चला देते हैं तो वो ह्यूमिडिटी को और डाउन कर देता है, जिससे और ड्राइनेस होती है और ये समस्याएं बढ़ती हैं। डॉक्टर शर्मा, अगर गला बार बार खराब हो रहा है, खांसी नहीं ठीक हो रही, बार बार होती है, दवा लेने पर भी असर नहीं हो रहा, क्या करें? इसमें जो पेट का तेजाब गले में आता है उसके लिए इलाज होना चाहिए, और दूसरा आपको अगर इसमें बलगम में कभी खून वगैरह आया हो या किसी को परिवार में तपेदिक की बीमारी हुई हो तो फिर उसको चेस्ट फिजिशियन को दिखाना चाहिए। डॉक्टर सुनील, कान में कोई चीज़ चली जाए या कोई कीड़ा घुस जाए तो फिर क्या करें? यदि कीड़ा चले जाता है और यदि वो लाइव है या हिल रहा है तो उसको पकड़ने की कोशिश ना करें। कोई भी
तेल तो खैर हमने पहले ही मना किया है। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि आप केमिस्ट के पास में जाके कोई भी यदि ये दवाई मिलती है, ड्रॉप मिलता है, वो डाल दें उसके अंदर, ताकि उस पानी से वो मर जाए। उसके बाद में हम, अगर वो ना मिले, ये रात को अगर हो रहा है, दुकानें बंद हो चुकी हैं, तो आप थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं। अच्छा। हाँ, और ऐसे उसमें यदि उसको ईयर डिस्चार्ज नहीं है, कान नहीं बहता है, तो आप थोड़ा तेल भी डाल सकते हैं। बेसिक आइडिया है कि उस कीड़े को मारना है, जिसके बाद में हम उसको निकाल सकते हैं। जी डॉक्टर मेहर, बच्चे अक्सर अपने नाक में कभी पेंसिल की लेड तो कोई बटन, बैटरी सेल या कुछ भी चीज़ फंसा लेते हैं, क्या किया जाए? ऐसे में अगर कोई फॉरेन बॉडी नाक के अंदर है तो उसके लिए ENT स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए, और वो ताकि अपने इक्विपमेंट से उसको निकाल सके। डॉक्टर तनुजा, अगर गले में कुछ अटक जाए, खाते हुए कोई भी चीज़ अटक जाए, तो क्या करना चाहिए एकदम? ये ENT में एक जो इमरजेंसी है, इसको इमीडिएटली टैकल करना बहुत ज़रूरी है। कई दफ़ा तो हालत ये होती है कि मरीज़ जो है हॉस्पिटल तक भी नहीं पहुंच पाता और हादसा हो जाता है। तो इसलिए ऐसी सिचुएशन में यूजुअली एडवाइस ये करते हैं कि आप मरीज़ के पीछे जाके खड़े होकर उसके पेट के नीचे दोनों हाथों से आप झटके से प्रेशर दें। अगर वो चीज़ फंसी हुई है तो वो निकल के बाहर आ जाए, ये कोशिश करें। अगर ऐसा किसी छोटे बच्चे में हो रहा है डॉक्टर शर्मा, चोकिंग की प्रॉब्लम छोटे बच्चे में है, तो क्या किया जाए? अपने उसको पैरों के ऊपर लिटा के बच्चे को मैं इसको फोकस कर सकते हैं, ऐसे उल्टा लिटा के थोड़ा सा मुंह नीचे रहे, उसके पीठ के ऊपर थपथपाएं अच्छी तरह से, तो फॉरेन बॉडी गले से निकल आएगी। जी डॉक्टर सुनील, कान की समस्या में किन लक्षणों को गंभीर माना जाता है? यदि कान बहरा है और कान बहने के साथ में यदि बहुत सीवियर हेडेक हो जाए, मुंह का टेढ़ापन हो जाए, अच्छा जी, या बहुत तेज बुखार है, या जो हमारी कॉन्शियसनेस है वो कम हो जाए जी, तो ऐसी स्थिति में डॉक्टर को पास जरूर जाना चाहिए। ये लक्षण है कि हमारी कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन कान में हो गई है, जो कान से बियॉन्ड हो गई, कान से और आगे चले गई कॉम्प्लिकेशन। तो ये लक्षण जो हों तो ऐसे में ENT स्पेशलिस्ट को जरूर दिखाएं। डॉक्टर मेहर, अगर किसी को सर्दी जुकाम हो गया है तो इसका संक्रमण दूसरों में ना फैले, क्या सावधानी रखनी चाहिए? उसके लिए ये है कि आप एक रुमाल का इस्तेमाल करें, ताकि जो भी आप खांस रहे हैं या जो आपके मुंह से बलगम निकल रहा है वो किसी और को संक्रमित ना करे। और दूसरा है कि आप अपने हाथ धोएं जब भी आप अपने नाक को साफ़ कर रहे हैं या रुमाल यूज़ कर रहे हैं, उसके बाद अपने हाथ साफ़ करें। जी डॉक्टर तनुजा, आपने एक चोकिंग का तो बताया, इसके अलावा छोटे बच्चों की अगर हम ख़ास तौर पर बात करें तो उनमें कौन से ऐसे लक्षण होंगे जिनको हम इमरजेंसी समझें और तुरंत हम उन्हें डॉक्टर के पास लेके जाएं? बच्चे को अगर सांस लेने में आवाज़ आ रही है, जिसको हम वीज़ कहते हैं, अगर वो वीज़ आनी शुरू हो जाए, क्योंकि बच्चों का जो सांस लेने की नली होती है बहुत पतली होती है, ज़रा सा भी सूजन उस एयरवे को बहुत कंप्रोमाइज़ कर देता है। तो इसलिए ऐसी सिचुएशन में तुरंत स्पेशलिस्ट के पास आप जाएँ। जी डॉक्टर शर्मा, रैपिड फायर का आखिरी सवाल आपसे, फेशियल पैरालिसिस एक कंडीशन है, क्या लक्षण इसके होंगे और कैसे पहचान कर तुरंत डॉक्टर के पास जाना होगा? मुंह का बांकापन होना, जब हम मुंह में जब स्माइल करें दोनों तरफ अगर बराबर नहीं जा रहा तो फेशियल पैरालिसिस है। और ये अगर एकदम से हुआ कोई वायरल बुखार के बाद में तो दवाइयों से ठीक हो जाएगा। पर अगर पहले कान बह रहा है, ये सरदर्द या चक्कर की बीमारी पहले से है, तो फिर ये मामला ज़्यादा गंभीर है। उस हालत में CT स्कैन और MRI करवा के और जांच करवानी चाहिए, क्योंकि फेस का बांकापन को लाइटली नहीं लें, नहीं तो फिर ये बांकापन आपको ज़िंदगी भर तंग करता रहेगा। जब भी आप मुस्कुराएंगे लोगों को इमीडिएटली आपकी एब्नॉर्मलिटी पता लगेगी। जी। और अब चलते चलते हम वो बातें आपसे समझ लेते हैं जिनका हम ध्यान रखकर अपने नाक कान गले को बिल्कुल जो दुरुस्त रख सकते हैं, बचाव के तौर पर और संदेश के तौर पर। अगर एक दो वाक्यों में कहें, डॉक्टर सुनील आपसे शुरू करते हैं। यदि बच्चे खेल रहे हैं ऐसे मौसम में और सडनली उनका चोकिंग हो जाए या वीज आ जाए, तो आप उस बच्चे को डेफिनेटली डॉक्टर के पास में लेके जाएं। कोई फॉरेन बॉडी ब्रोंकस में हो सकती है। मेरा एक मैसेज ये रहेगा कि कान के अंदर आप कुछ न डालें। लोगों की आदत होती है कि वो पेंसिल या चाबी, गाड़ी की हेयर पिन्स या ईयरबड्स यूज़ करते हैं, तो मैं उनके लिए एडवाइस करूंगा कि कान के अंदर कुछ ना डालें। योर ईयर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और प्रेशियस हैं, उनको संभालें। डॉक्टर तनुजा, मेरी तरफ से मैसेज ये होगा कि मोबाइल का कम से कम यूज़ करें। हेडफोन यूज़ करते समय बड़े केयरफुल रहें, क्योंकि हमको पता नहीं चलता कि हम वॉल्यूम बढ़ाते जा रहे हैं और उसकी वजह से हमारे ईयर को डैमेज हो रहा है।
डॉक्टर शर्मा, क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं छोटे बच्चों के लिए जो बोल के आपको कन्वे नहीं कर सकते उनके बारे में बताऊंगा कि बच्चे अगर उसकी खांसी, बार्किंग कफ जिसको हम बोलते हैं, वो हो और सांस के अंदर आवाज़ आने लग जाए, तुरंत आप ले जाइए, चाहे आधी रात हो तो उसी समय आप हॉस्पिटल ले जाइए, बच्चे की जान को खतरा हो सकता है। बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए हमारे सभी विशेषज्ञों का, और ख़ास तौर पर ये थी जानकारी कि ENT प्रॉब्लम्स के जो लक्षण हैं उनको पहचानने की ज़रूरत है, और ज़रूरत है लक्षणों को पहचान कर जल्द से जल्द एक विशेषज्ञ को दिखाने की। उसके अलावा सावधानी रखें, सतर्क रहें, जिससे ENT प्रॉब्लम्स यानी कोई भी नाक कान गले की समस्या से आप बचाव कर सकें। इन बातों का ध्यान रखेंगे तो फिर जफर के शेर की तरह ये नहीं कहना पड़ेगा कि बात करनी मुझे मुश्किल कभी ऐसी तो न थी, जैसी अब है तेरी महफिल कभी ऐसी तो न थी। बहुत धन्यवाद कार्यक्रम देखने के लिए, और अगले सप्ताह लौटेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। Total Health was brought to you by Bajaj Platina, दुनिया का माइलेज चैंपियन।